जय हिंद साथियों, 50 डेज चैलेंज का आज तीसरा दिन और दिन की शुरुआत द विल टू विन बाय बर्टन बेली साहब का मोटिवेशनल पोएम का जो अंतिम स्टैंजा रह रहा था उसके साथ शुरू करते हैं। तो बर्टन बेली साहब कहते हैं कि इफ नीदर कोल्ड पॉवर्टी फेमिज्ड एंड गॉन्ट नॉर सिकनेस नॉर पेन ऑफ बॉडी और ब्रेन कैन टर्न यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट, इफ डॉग्ड एंड ग्रीन you besiege and beset it, you will get it। कोशिश मेरी यही होगी कि हर दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल पोएम के एक स्टैंजा से शुरू किया जाए, क्योंकि इस 50 डेज चैलेंज के सफ़र के दौरान हम आप मिलके ग्रामर को तो कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके साथ कोशिश ये रहेगी कि लिटरेचर के कुछ फाइनेस्ट कॉम्पोजिशन मोटिवेशनल पोएम्स का कम से कम एक स्टैंजा हम हर रोज देखते हुए चले, क्योंकि इंग्लिश इज इक्वल टू लिटरेचर प्लस ग्रामर, इंग्लिश इज इक्वल टू ग्रामर प्लस लिटरेचर। और आज हम आप मिलकर देखने वाले हैं सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस वाक्य, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने समंदर में गोते लगाकर अनमोल मोती शब्द और वर्ड्स तो निकाल ले आए। अब उन शब्दों को धागों में पिरोकर असरदार प्रभावशाली सेंटेंस बोलने, लिखने, बनाने की बारी है। इंग्लिश में सोचने की बारी है। उसकी शुरुआत सेंटेंस से। सेंटेंस होता है क्या है? सेंटेंस की जरूरत पड़ती कब है? तो जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों का प्रयोग हम समूह में करते हैं, और जब वो शब्दों का समूह एक सार्थक मीनिंग बनाता है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। लिख कर देखते हैं कि when we speak or write, जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, we use words, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और and we use them in groups, और उनका इस्तेमाल हम समूह में करते हैं। और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल अगर सेंस इट मेक्स कंप्लीट सेंस तो बन जाता है सेंटेंस। एक एग्जांपल देखते हैं कि लिटिल जैक हॉर्नर sat in a corner। लिटिल जैक हॉर्नर एक नाम है, सेट इन अ कॉर्नर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आया, इसलिए ये बन गया सेंटेंस। डेफिनेशन देखते हैं तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense। Sentence is a group of words which makes complete sense। अब इसके बाद सेंटेंस के टाइप्स को देखते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर एक बात ज़रूर गौर ये करना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अलग होते हैं। यही बात हिंदी पे भी लागू होता है कि वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर अलग होते हैं और वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर अलग होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों से हमारी समझ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, 99% सिमिलर है। तो हम देखने की कोशिश अभी ये करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन मीनिंग कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं किसके आधार पर, वाक्यों के प्रकार किसके आधार पर, किसके बेसिस पे, तो मीनिंग। हिंदी में अर्थ के आधार पर हिंदी में जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में 5 होते हैं। देखते हैं एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला इंग्लिश में हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लरेटिव भी कहते हैं।
असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, दोज सेंटेंसेस विच मेक असर्शन और स्टेटमेंट, वैसे सेंटेंसेस जो कोई असर्शन, जो अटल सत्य, दृढ़ सत्य, एक कथन के भाव को प्रकट करे, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। दोज विच मेक assertion and statement, वैसे सेंटेंस जो assertion या statement की मीनिंग को एक्सप्रेस करे, उसको हम कहते हैं assertive sentence। हम यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, किसी भी चीज़ को हम असर्ट दो तरीके की कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम डिक्लेयर दो तरीके से कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव वे में कर सकते हैं। और कोई स्टेटमेंट भी हम दो तरीके से रख सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी रख सकते हैं और नेगेटिव वे में भी रह सकते हैं। तो इनके लिए एक ही टाइप है। जबकि हिंदी में जो होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो विधान वाक्य कहलाता है, और जो नेगेटिव होता है वो होते हैं निषेध वाक्य। तो यहाँ पे दो हो गए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए विधान वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस के लिए निषेध वाक्य। इंग्लिश में एक एग्जांपल देखते हैं। हम्प्टी डम्प्टी sat on a wall। हम्प्टी डम्प्टी sat on a wall नाम है, एक स्टेटमेंट है, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। माई व्यूअर्स स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। Rome was not built in a day. Our students do not use foul language। 5 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा, माय व्यूअर्स स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी एक स्टेटमेंट है, असर्टिव हो गया। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये भी एक कथन है, बट ये नेगेटिव है, बट है तो असर्टिव। एंड आवर स्टूडेंट्स डू नॉट यूज फाउल लैंग्वेज, हमारे स्टूडेंट्स फाउल लैंग्वेज, गलत शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, ये भी स्टेटमेंट है बट नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल विधान वाक्य, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी विधान वाक्य, माय व्यूअर्स स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विधान वाक्य, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे नेगेटिव सेंटेंस है तो निषेध वाक्य, एंड आवर स्टूडेंट्स डू नॉट यूज रह गया, डू नॉट यूज फाउल लैंग्वेज, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हो गया निषेध वाक्य। पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग इंग्लिश में। दूसरा, अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, वैस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग इंटेरोगेटिव। वैसे सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में ही खत्म होता है क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न वाक्य। सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं कि डू यू स्पीक इंग्लिश, ये मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि इंग्लिश बोलना चाहिए, इंग्लिश बोलना ज़रूरी है,
इंग्लिश बोलना समय की डिमांड है। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? और अगर नहीं बोलते हैं तो आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं? हैव यू लर्न्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न कर लिया? प्रश्न है। डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ 50 days ग्रामर? 50 days ग्रामर का चैलेंज क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? विच कंट्री वोन फीफा वर्ल्ड कप? किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता? क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं हिंदी में प्रश्न वाक्य। यहां पे डू यू स्पीक इंग्लिश ये क्वेश्चन है, एंड व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश ये भी क्वेश्चन है। डू यू स्पीक इंग्लिश ये कहलाता यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश बोलते हैं तो बोलेंगे यस, यस बोलना ही अपने आप में एक आंसर है, और अगर आप नहीं बोलते हैं तो नो कहते हैं तो नो भी एक अपने आप में कंप्लीट आंसर है, इसलिए ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है। और कोई यस नो क्वेश्चन है? यस, ये भी यस नो क्वेश्चन है। हैव यू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न कर लिया? यस कहते हैं, इसका मतलब यू हैव लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो कहते हैं तो यू हैव नॉट लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एक और ये भी, डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ 50 days ग्रामर? 50 days चैलेंज, 50 days ग्रामर चैलेंज जो आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, तो ये भी एक यस नो क्वेश्चन है। तो इसको यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके आंसर यस या नो में हम रिप्लाई करते हैं। और ये क्वेश्चंस शुरू कैसे होते हैं? बी वर्ब से। बी वर्ब कितने होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। डू वर्ब से। डू वर्ब कितने होते हैं? डू, डज, डिड। हैव वर्ब से। हैव कितने होते हैं? हैज, हैव, हैड। और मोडाल ऑक्सिलरीज विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इन सब से शुरू होता है। एक दूसरा जो सेंटेंस है ये वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, इसको कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। और एक ये जो है कि विच कंट्री वोन फीफा वर्ल्ड कप, ये भी हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये WH वर्ड से ही शुरू होते हैं और इसका आंसर हमें कंप्लीट सेंटेंस में देना होता है। यहाँ पे यस या नो बोलने से नहीं होगा। WH वर्ड कितने होते हैं देख लेते हैं। तो who, whom, whose, which, what, ये पांच हैं प्रोनाउन। और एडवर्ब होता है हाउ। हाउ फॉर मैनर, व्हेन फॉर टाइम, वेयर फॉर प्लेस, एंड वाई फॉर रीजन। ये 4 होते हैं एडवर्ब। ये 4 होते हैं एडवर्ब। यही 9 WH वर्ड्स हैं और इन्हीं से WH वर्ड क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे हम who, whom, whose, which, what प्रोनाउन है, how फॉर मैनर, when फॉर टाइम, where फॉर प्लेस और why फॉर रीजन, ये एडवर्ब है। तो 9 WH वर्ड्स होते हैं। इन 9 WH वर्ड से ही WH क्वेश्चंस बनते हैं। हिंदी में हो गया प्रश्न वाक्य। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। असर्टिव देख लिया हमने एंड हमने इंटरोगेटिव भी देख लिया। नेक्स्ट जो होता है इंपैरेटिव होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग इज इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, वैसे सेंटेंसेस जिसके द्वारा आज्ञा, सलाह, मशवरा, अनुरोध
प्रकट होते हैं उनको हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। दोज विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। हिंदी में इसे कहते हैं आज्ञा वाक्य। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ये एक सलाह हो सकता है, एक मशवरा हो सकता है कि स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। डोंट हेजिटेट टू स्पीक इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में इंग्लिश बोलने से झिझके नहीं, ये भी एक सलाह है, ये भी एक सलाह है। अवॉइड जंक फूड, ये भी एक सलाह हो गया, अवॉइड जंक फूड। डू एक्सरसाइज डेली, डू एक्सरसाइज डेली। प्लीज गिव मी योर बुक, रिक्वेस्ट, इंपैरेटिव सेंटेंस। और एक और देख लेते हैं कि डू नॉट पुट ऑफ, do not put off until tomorrow, until tomorrow what you can do today. Do not put off until tomorrow what you can do today. जो काम हम आज कर सकते हैं उसको हमें कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारे सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस के माध्यम से सलाह, मशवरा, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। हिंदी में आज्ञा वाक्य वाक्य। इन सभी में एक चीज़ कॉमन ये है, आप अगर गौर से देखेंगे, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, डोंट हेजिटेट टू स्पीक इन पब्लिक प्लेस, अवॉइड जंक फूड, डू एक्सरसाइज डेली, प्लीज गिव मी योर बुक एंड डू नॉट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इन सब में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो है लेफ्ट आउट है। सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट कह लें, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट तो है बट ये छिपा हुआ है। एक्चुअली इन सभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है यू। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली मतलब यू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। डोंट हेजिटेट टू स्पीक इन पब्लिक प्लेस का मतलब यू डोंट हेजिटेट टू स्पीक इन पब्लिक प्लेस। यू अवॉइड जंक फूड, यू डू एक्सरसाइज डेली, यू प्लीज गिव मी योर ग्रामर बुक, यू डोंट पुट ऑफ until tomorrow what you can do today। सभी का सब्जेक्ट यू है, क्योंकि ये इंपैरेटिव सेंटेंस हम तभी उसे कहते हैं जो हमें सुन रहा है, उसको इंडिकेट करके बोला जाता है द पर्सन स्पोकन टू। सुनने वालों को कहा जाता है। सब्जेक्ट तो है बट ये लेफ्ट आउट होता है, ये अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट तो होता ही है। तो ये हो गया थर्ड सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, इंग्लिश में इंपैरेटिव, हिंदी में आज्ञा वाक्य। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस इंग्लिश में बेस्ड ऑन मीनिंग होता है वो हम देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसके द्वारा सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस होते हैं, हिंदी में कहला जाता है वो विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सप्रेस, इसके द्वारा क्या एक्सप्रेस होता है, स्ट्रॉन्ग
and sudden feelings and emotions, और इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। वैसे सेंटेंस जिसके माध्यम से कोई सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, आपके लिए यह है कि आप लोग वाकई कमाल है, आप लोग अमेजिंग हैं। यू डिड a stupendous job, आपने एक कमाल का बेहतरीन विशाल मिसाल कायम किया। How confidently he speaks English, वो कितनी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता है। What an intelligent child he is, वो कितना इंटेलिजेंट है। What a surprise, what a surprise, सबके अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है और इन सेंटेंसेस के माध्यम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस प्रकट होते हैं। सारे सेंटेंसेस के अंत में जो है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब जब लास्ट सेंटेंस रह जाता है इंग्लिश में बेस्ड ऑन मीनिंग, वो रह जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस जो हो गया बेस्ड ऑन मीनिंग इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया वैसे सेंटेंस जिसके माध्यम से हम किसी को बेस्ट विशेस देते हैं, किसी के लिए दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वी ऑफर प्रेयर, या किसी को बेस्ट लक हम विश करते हैं। हिंदी में उसे हम कहते हैं इच्छा वाक्य। तो एक्सप्रेस किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सप्रेस बेस्ट विशेस और प्रेयर और गुड लक। इसमें भी ये सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पे खत्म होते हैं और ज़्यादातर, सभी तो नहीं बट 90% जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मे से शुरू होते हैं। मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, भगवान करे आपकी उम्र चिरायु हो। मे यू गेट सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर, आप अपने सारे कोशिशों में, आप अपने सारे मेहनतों में, लगन में कामयाब हों। May you get blessed, wish you are very happy and prosperous न्यू ईयर। जनवरी का मंथ है अभी भी, मेरी ओर से आप लोगों को नए साल की मुबारकें और शुभकामनाएं। और लास्ट में हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ये सारे सेंटेंसेस के माध्यम से हम कोई विश, कोई प्रेयर, किसी को बेस्ट लक विश कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहीं पे जर्नी खत्म होता है इंग्लिश में, बट हिंदी में 8 होते हैं, 2 और रह रहे हैं। हिंदी में 6 हमने देख लिया, 2 और रहते हैं, उनको भी हिंदी में हम देख लेते हैं, उसको इंग्लिश में हम नहीं उसे कंसिडर किया जाता है। तो हिंदी में जो हो गया 7th हो गया संदेह वाक्य। संदेह वाक्य ये जो होता है संभवतः या शायद से शुरू होता है। संभवतः या शायद, शायद आज बारिश होगी, अगर बारिश हुई, अब शायद आज बारिश होगी, वह संभवतः वो कल दिल्ली जाएगा, तो ये हो गया संदेह
वाक्य, और 8वां होता है संकेत। संकेत वाक्य, संकेत वाक्य में इसमें शर्त रखा जाता है और कारण का भाव प्रकट होता है। शर्त रखा जाता है, कारण का भाव प्रकट होता है कि अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, तो इसमें एक शर्त हो गया, इसमें एक कारण हो गया। तो हिंदी में वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर 8 और इंग्लिश में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग 5। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमें ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर उसे हम लास्ट में देखते हुए चलेंगे, बट अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और वो जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार हम देखेंगे जरूर, उसको हम एट द एंड देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, तो उसमें वी नेम अ पर्सन एंड थिंग। दो चीज़ करते हैं जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं या जब हम सेंटेंस बोलते हैं, उसमें दो हम काम करते हैं। एक तो एक व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, और दूसरा काम ये करते हैं कि उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। यही सेंटेंस का दो पार्ट हो गया। तो इसको लिख कर देखते हैं कि when we make a sentence, जब हम सेंटेंस लिखते हैं दो चीज करते हैं। we name a person or thing। जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम अ पर्सन अ थिंग। पहला ये काम करते हैं कि एक व्यक्ति या वस्तु का हम नाम लेते हैं, उसका जिक्र करते हैं, और दूसरी चीज ये करते हैं वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दूसरा हम ये काम करते हैं कि उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं, कह सकते हैं कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। तो हमें कुछ बोलने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमें बोलने के लिए एक सब्जेक्ट हमारे पास जरूर होना चाहिए। और दूसरा चीज हम अब क्या करते हैं, वी मस्ट प्रेडिकेट और से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। और दूसरी चीज ये करते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस थिंग के बारे में हम कुछ कहते हैं। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि सेंटेंस का दो पार्ट हो गया। एक हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो सेंटेंस का वो पार्ट, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग। सेंटेंस का वो भाग जो एक व्यक्ति या वस्तु का जिक्र करता है, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। लिखते हुए देखते हैं कि दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which name the person or thing we are speaking about। सब्जेक्ट क्या हो गया, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि एक व्यक्ति या वस्तु का जिक्र करे, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में, इसको कहते हैं विधेय हिंदी में। प्रेडिकेट का होता है दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच says
we say something about subject, जो सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ कहता हो वो होता है प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस का दो पार्ट हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जानना इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेंगे कि साधारणतः क्या होता है कि सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आते हैं और प्रेडिकेट उसके पीछे आते हैं। जनरली सब्जेक्ट इज पुट बिफोर प्रेडिकेट, बट कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ प्रेडिकेट को ही सब्जेक्ट के पहले लाया जाता है, कि वहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन क्लियर होता है, तो उसको भी हम देखते हुए ज़रूर चलेंगे। वहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वैसे कैसे कोई सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कि पहले प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे 90% 99% केसेस में ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आते हैं और फिर उसके बाद प्रेडिकेट आता है, बट कई मरतबा ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के पहले प्रेडिकेट लगा दिया जाता है। कि जनरली सब्जेक्ट इज पुट बिफोर प्रेडिकेट, बट ओकेजनली, कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी ओकेजनली प्रेडिकेट इज पुट बिफोर सब्जेक्ट। बट कभी कभी जो होता है प्रेडिकेट को ही हम सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं। कहाँ, कैसे सेंटेंसेस देखने की कोशिश करते हैं कि हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस एक सेंटेंस है। सेंटेंस को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड कर, प्रेडिकेट को पहचानना बड़ा आसान होता है क्योंकि वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट शुरू होता है। वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है, तो द बस सब्जेक्ट और हियर कम्स प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कहते हैं ना कि मुसीबत के टाइम में, विपत्ति के टाइम में चैलेंजेस जो है इंसान को स्ट्रांग बना के जाता है। तो इसमें स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो सब्जेक्ट हो गया द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये हो गया सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट हो गया स्वीट। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। पहाड़ के चोटी पर एक साधु, एक सन्यासी रहते हैं। तो लिव्स अ हर्मिट, हर्मिट ये सब्जेक्ट हो गया देखिए, और ये पूरा प्रेडिकेट है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आया। बहुत कम केसेस में होते हैं, बट होते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अ बार्किंग साउंड, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड hears a herd, a barking sound the shepherd hears, the shepherd हो गया सब्जेक्ट। a barking sound shepherd, a barking sound the shepherd heard, ये हो गया सब्जेक्ट, बाकी पार्ट हो गया प्रेडिकेट। heard a barking sound, heard the shepherd, तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो ऐसे बहुत कम केसेस में होते हैं, बट होते हैं। ये सेंटेंसेस में हमने यहाँ देखा कि जनरली पहले सब्जेक्ट आते हैं, बट कई मर्तबा जो है पहले प्रेडिकेट आ जाता है। प्रेडिकेट को पहचानना बड़ा आसान होता है, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पर एक और चीज़, हम इंटरेस्टिंग चीज़ को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। वो क्या होता है कि सब्जेक्ट कभी कभी एक वर्ड का बना होता है और कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है एक से ज़्यादा वर्ड का भी बना होता है। तो जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड का होता है तो वहाँ पे वर्ब के साथ उसका कॉम्बिनेशन ये समझना मुश्किल होता है कि जब
सब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा वर्ड का है, तो उन एक लंबा जो सब्जेक्ट है उसमें से कौन सा वो मेन सब्जेक्ट वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज आर नॉट गुड। ये एक सेंटेंस हो गया। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट गुड। सब्जेक्ट क्या हो गया? द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वर्ब से शुरू होगा प्रेडिकेट। इतना बड़ा सब्जेक्ट तो है, बट इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि इतने बड़े सब्जेक्ट में वो कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट वर्ड है और जिसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज में सब्जेक्ट तो पूरा है, बट इसमें से क्वालिटी एक मेन वर्ड है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं और जिसके अकॉर्डिंग वर्ब निर्धारित होता है। तो क्वालिटी सब्जेक्ट है तो वर्ब हो जाएगा इज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन India and China have increased। कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहां तक सब्जेक्ट है। अब इतने बड़े सब्जेक्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट होना है, जो वर्ब होना है। तो इतने बड़े सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हो गया द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसलिए यहाँ पे वर्ब हो जाएगा हैज। वर्ब हो गया हैज। एक और हम देख लेते हैं कि द स्मेल ऑफ रोजेज इज और स्वीट। सब्जेक्ट क्या हो गया? द स्मेल ऑफ रोजेज। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बट एक्चुअल वर्ड क्या है? इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। वो शब्द जिसके अकॉर्डिंग वो वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। स्मेल सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा, रोजेज नहीं है। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये एग्जाम्स में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि जो सेंटेंस का जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है उसको वर्ब से काफ़ी दूर रख दिया जाता है, जिसके चलते एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट होता है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से दो बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हमने देखा। अब जो है सेंटेंसेस को ज़रूर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। ये सेंटेंस का एडवांस वर्जन होता है, बट है तो सेंटेंस का ही पार्ट, तो ज़रूर अब उस पर हम जो है ध्यान को केंद्रित करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी इंग्लिश में भी ये सेंटेंसेस थोड़े से जटिल हो जाते हैं, थोड़े से लेंथ बढ़ जाता है। वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स दो इस्तेमाल होने लगते हैं। तो है तो सेंटेंस का हिस्सा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होते हैं 3। सिंपल सेंटेंस, इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस, इसे कहते हैं यौगिक वाक्य। और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कहते हैं जटिल वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर। शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से, सरल वाक्य। सरल वाक्य होते क्या? सरल वाक्य वैसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। 2 sentences are called simple sentences which has one subject and one predicate। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने देख लिया।
या फिर ज़्यादा सटीक ये कहना होता है जब हम बोलेंगे कि वन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में हमने देखा वहाँ पे सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है, तो ये कहना कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल होता है, बट हर सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब जरूर रहता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, कह सकते हैं कि इसमें वन सब्जेक्ट और वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होते हैं। या फिर इसकी जगह आप कह लो वन फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब जो होता है सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फाइनाइट वर्ब को जनरली हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। फाइनाइट वर्ब होता है क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको जो होता है परिमित क्रिया कहते हैं हिंदी में। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। जैसे द अर्थ रिसोर्सेज आर फाइनाइट, पृथ्वी के जो संपदा हैं वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं। और बेहतर ढंग से समझे, वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिन वर्ब का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है। और वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिस वर्ब के लिए हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। और वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। तीन बातें, कोई भी सेंटेंस फाइनाइट वर्ब के बिना मुमकिन है ही नहीं। फाइनाइट वर्ब का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है। फाइनाइट वर्ब के लिए हमेशा एक सब्जेक्ट रहता है और फाइनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस होता है। इसका एक दूसरा जो होता है नॉन फाइनाइट, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश and he is speaking English। तीन सेंटेंसेस है। यहां पे समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका जो दूसरा होता है उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है। और फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है। यहां पे देखिए आई है तो एम हो गया, यू है तो आर हो गया, और ही है तो इज हो गया। देख रहे हैं आप कि सब्जेक्ट बदलने से कैसे ये वर्ब बदल गया। बट इस स्पीकिंग के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। ये स्पीकिंग तीनों सेंटेंस में स्पीकिंग 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 ही है। एम का पास्ट टेंस हो सकता है वॉज, आर का पास्ट टेंस होता है वर, और इसका पास्ट टेंस भी होता है वॉज। और फाइनाइट वर्ब होने पर उसका सब्जेक्ट होता है। तो फाइनाइट वर्ब, अगर एम को फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिसका सब्जेक्ट हो गया आई, अगर आर को फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिसका सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट हो गया यू, और अगर इस को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जिसका सब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, ही। इसलिए फाइनाइट वर्ब है और इनके पास्ट टेंस मुमकिन है। जबकि स्पीकिंग 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 इसके ये जो होता है सब्जेक्ट से आज़ाद है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं। आई है फिर भी स्पीकिंग, जब यू है फिर भी स्पीकिंग, जब ही है फिर भी स्पीकिंग, इसलिए ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताना ज़रूर समझा, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं, सरल वाक्य वैसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, एक प्रेडिकेट होता है। कभी कभी सब्जेक्ट तो नहीं भी होता जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस, बट एक जो होता है उसमें फाइनाइट वर्ब होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे सिंपल सेंटेंसेस का। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर और बताना चाहूँगा, जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर जितने भी सेंटेंसेस थे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, वो सारे सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में आप देखना वापस जाकर, सब में एक फाइनाइट वर्ब है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, इसलिए वो सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्लो एंड स्टडी
wins the race. Slow and steady wins the race. काम को धीरे धीरे करें, डजेंट मैटर, बट वो निरंतर होना चाहिए. A journey of 1000 miles starts with one single step. कि हजारों मीलों की जो दूरी होता है, जो सफ़र होता है, वो तभी शुरू होता है जब हम पहला कदम लेते हैं. नेक्स्ट, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एक और देख लेते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. ये सभी सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सभी सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, या फिर सभी में एक फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वैसे वर्ब जिस वर्ब के बिना सेंटेंस मुमकिन है ही नहीं, वैसे वर्ब जिसका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस होता है, वैसे वर्ब जिसका एक हमेशा सब्जेक्ट होता है और जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. ढूंढने की कोशिश करते हैं. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सब में वर्ब ढूंढते हैं फाइनाइट वर्ब. ये फाइनाइट वर्ब है विंस, क्योंकि इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वोन. और इसका सब्जेक्ट क्या है? स्लो एंड स्टडी. दो चीजें ढूंढना है. फाइनाइट वर्ब, अगर किसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं तो जरूर देखेंगे उसका पास्ट टेंस हो पा रहा है कि नहीं, और पास्ट टेंस अगर है तो प्रेजेंट टेंस में हो पा रहा है कि नहीं, उसका सब्जेक्ट है कि नहीं, और सब्जेक्ट का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं. अगर ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो होता है फाइनाइट वर्ब. दूसरा सेंटेंस, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद वन स्टेप. स्टार्ट्स, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका पास्ट टेंस स्टार्टेड हो जाएगा. और अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड कर दो. यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हो गया स्लो एंड स्टडी, प्रेडिकेट हो गया विंस द रेस. प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है. इसमें अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद वन स्टेप. अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स हो गया सब्जेक्ट, स्टार्ट विद वन स्टेप हो गया प्रेडिकेट, और ये हो गया फाइनाइट वर्ब. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. फाइनाइट वर्ब को ढूंढो. हैज, सब्जेक्ट को करें तो एवरी क्लाउड हो गया सब्जेक्ट. हैज हो गया फाइनाइट वर्ब, कि इसका पास्ट टेंस हो जाएगा हैड, और फाइनाइट वर्ब इसलिए कि इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? एवरी क्लाउड. तो हो गया फाइनाइट वर्ब, तो हो गया सिंपल सेंटेंस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. फाइनाइट वर्ब क्या है? मेक्स. इसका पास्ट टेंस मेड हो जाएगा. सेंटेंस को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड करेंगे तो प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मेक्स अ मैन परफेक्ट. और अगर मेक्स अगर फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट प्रैक्टिस. एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. फाइनाइट वर्ब हो गया इज, और सब्जेक्ट हो गया इसका लाफ्टर, प्रेडिकेट हो गया इज द बेस्ट मेडिसिन. इसका पास्ट टेंस इज का होता है वॉज, और अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट हो गया लाफ्टर. इस ढंग से ये पांचों जो सेंटेंसेस हैं ये सिंपल सेंटेंस है. ये हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. अब हम दूसरा देखते हैं जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या होता है. वो हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस को हम देखते हैं. कंपाउंड सेंटेंस को हम इंग्लिश में, इंग्लिश ही है कंपाउंड सेंटेंस, इसे हिंदी में हम कहते हैं यौगिक वाक्य. कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं यौगिक वाक्य. यहां पे थोड़ी सी चीजें एक्सपैंड हो जाएगा. कंपाउंड सेंटेंस है क्या, इसको समझ लेते हैं कि यौगिक वाक्य है क्या. तो कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें दो क्लॉजेज होते हैं. अब एक नया टर्म्स आ गया क्लॉज. यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में एक क्लॉज और एक नॉन फाइनाइट, यही दो चैप्टर्स है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है. बट जब हमने इस चीज़ को ठान ही लिया कि 50 डेज में ग्रामर में कर लेना, तो सब बड़े आराम से कर लेंगे. बट हाँ, थोड़ा सा इसको वेटेज देना पड़ेगा कि क्लॉज और नॉन फाइनाइट थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस है क्या? कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें दो क्लॉजेज होते हैं
इक्वल रैंक के। इक्वल रैंक एंड इक्वल ऑर्डर का मतलब दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं। अब क्लॉज क्या है उसको जरूर देखेंगे, बट इसका डेफिनेशन तो हम देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक और ऑर्डर। वैसे सेंटेंसेस जिसमें दो क्लॉजेज होते हैं इक्वल रैंक के एंड ऑर्डर के, मतलब दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं, दोनों क्लॉज अपने बूते पे अपने दम पे वो संपूर्ण मीनिंग बनाता है। इसको हम कह सकते हैं कि बोथ द क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट इन मीनिंग। दोनों क्लॉजेज जो होते हैं अपने मीनिंग में इंडिपेंडेंट होते हैं। और यहां पर एक और चीज देख लें, दो क्लॉज जो है एक सेंटेंस की तरह ही है, सिंपल सेंटेंस की तरह ही। जब दो सिंपल सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर दिए एक संयोजक के द्वारा, एक कनेक्टर के द्वारा, तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। कनेक्टर्स का रोल आ जाता है, कनेक्टर कंजंक्शंस का रोल आ जाता है। कंजंक्शंस को हमने देखा है कि कंजंक्शन दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, तो यहाँ पे कंजंक्शंस का रोल आ जाता है। कंपाउंड सेंटेंस है क्या? टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक, दो क्लॉजेज होते हैं। क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस की तरह है, क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस की तरह है। क्लॉज को देख लेते हैं, क्लॉज होता क्या है? क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य या वाक्यांश, बिल्कुल सेंटेंस की तरह होता है। क्लॉज समझ लेते हैं पहले, तभी हम कंपाउंड सेंटेंस को समझ पाएंगे। क्लॉज में तीन पार्ट्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तीन पॉइंट्स को समझ ले, क्लॉज हम समझ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी शब्दों का समूह आज हमने देखा। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब हमने अभी देखा विस्तार में, फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में भी तो एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड पॉइंट क्लॉज को सिंपल सेंटेंस से अलग करता है। थर्ड पॉइंट ये हो जाता है कि क्लॉज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये चीज देखना है कि क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस का हिस्सा बनता है। क्यों? क्योंकि दो क्लॉजेस, मिनिमम दो क्लॉजेस का इस्तेमाल होगा। एक क्लॉज का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। मिनिमम दो क्लॉजेस होंगे, कंपाउंड सेंटेंस होगा तो दोनों क्लॉजेस होंगे इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, यही फर्क है। बट एक अकेला क्लॉज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक अकेला हुआ तो वो उसका किसी का पार्ट बनेगा ही नहीं। उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे क्लॉज की हमने डेफिनेशन देख ले। क्लॉज क्या है, वाक्यांश क्या है, उपवाक्य क्या है। वैज क्लॉज हो गया इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसका एक फाइनाइट वर्ब होता है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये सेंटेंस का एक हिस्सा बनता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक क्लॉज का अकेला कोई अस्तित्व नहीं है, दो क्लॉजेस मिनिमम इकट्ठे होते हैं, और इसीलिए कंजंक्शंस का रोल आ जाता है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिना कंजंक्शंस के मुमकिन है ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ेगा कौन, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कौन करेगा। तो ये हमने क्लॉजेस का डेफिनेशन देख लिया। क्लॉजेस के टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद जरूर हम जो है कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस को क्लॉजेस को जाने बिना, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को जाने बिना मुमकिन नहीं है। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस तीन होते हैं। पहला जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी मीनिंग खुद अपने बल पे बनाता है। इसको मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहते हैं। दूसरा क्लॉज जो होता है उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसको कहते हैं आश्रित, क्योंकि ये अपने, या इसको कहते हैं सहायक,
क्योंकि ये अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपनी मीनिंग के लिए मुख्य क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। और एक तीसरा हो जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज ये भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको कहते हैं समान पदीय। मतलब ये भी क्लॉज जो है ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, बट इसका नाम इंडिपेंडेंट नहीं है, बट अर्थ में ये भी इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कंपाउंड सेंटेंस हुआ तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। और कंपाउंड सेंटेंस का आपने डेफिनेशन क्या देखा, टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक इन ऑर्डर का मतलब दोनों क्लॉजेज जो होंगे अपना अर्थ, पूर्ण अर्थ खुद बनाएंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है टू क्लॉजेज ऑफ अनइक्वल रैंक। दो क्लॉजेज, एक हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज जो कि अपना अर्थ खुद बनाता है, और दूसरा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। बस यही है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस का। इतना सब समझने के बाद हमने देख लिया कि कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया। कंपाउंड सेंटेंस हो गया टू क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक एंड ऑर्डर। दो क्लॉजेज जो हैं इक्वल रैंक एंड ऑर्डर के हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पे और जो दूसरा है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज यहां पे। और इसको कनेक्ट कौन करेगा? ऑफ कोर्स कनेक्शन चाहिए, ऑफ कोर्स एक कनेक्टर चाहिए। और टर्म्स भी बड़े सिमिलर हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब मेन क्लॉज, और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ये भी इंडिपेंडेंट ही है, बट इसको कहते हैं समान पदीय, इसको कहते हैं मुख्य उपवाक्य। दोनों को कनेक्ट करेगा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहाँ कंजंक्शन हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाम बड़ा मिलता जुलता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दोनों को कनेक्ट करेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समझना बड़ा आसान है। एक देख लेते हैं फैन बॉय। फैन बॉयज ये जो है, ये जो कनेक्टर्स होते हैं, ये जो कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फर्क करने का एकमात्र हमारे पास तरीका होता है, वो कंजंक्शंस के माध्यम से कनेक्ट करते, हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज देखने में तो कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बराबर ही दिखता है हमें, क्योंकि दोनों में दो दो क्लॉजेस तो होते ही हैं। तो एकमात्र कंजंक्शन जो संयोजक है वही फर्क करने का रास्ता रह जाता है। F स्टैंड फॉर, या फिर इसको देयरफॉर भी कह सकते हैं। तो कहीं भी सेंटेंस में आपको देयरफॉर दिख गया तो आप समझ लो कंपाउंड सेंटेंस है। A से हो गया एंड, N से हो गया नॉर, B से हो गया बट, O से हो गया और, Y से हो गया येट एंड S से हो गया सो। ये सब हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर से एक बार समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस है क्या। कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं, यौगिक वाक्य वैसे वाक्य को कहते हैं जिसमें दो क्लॉजेज होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। एक होता है मुख्य उपवाक्य और दूसरा होता है समान पदीय। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि एक क्लॉज एक सेंटेंस के बराबर है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें भी फाइनाइट वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए। और कैसे कनेक्टर कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ता है? वो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस होते हैं। अगर ये कंजंक्शंस हमें दिख जाएं तो इसका सबूत होता है कि ये जो होता है ये कंपाउंड सेंटेंस सब, जबकि सभी सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इतने ही नहीं हैं, और भी हैं, बट इतना क्लॉज को हम एक अलग टाइम में, उसको अलग दिन में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ ये सेंटेंस के टाइप्स में है तो ज़रूर यहाँ पे हम समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे कंपाउंड सेंटेंस का, कि लैंड मनी एंड लूज अ फ्रेंड। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को उधार दे दिया, इसका मतलब वो दोस्त आपने गंवा दिया। ये कंपाउंड सेंटेंस है, दो क्लॉजेस है, लैंड मनी, एक ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट है ये, और लूज अ फ्रेंड ये भी इंडिपेंडेंट है। दोनों कनेक्ट किससे हुआ? एंड से। वो फैन बॉय देखते रहना आप, फैन बॉय, एफ फॉर या फिर देयरफॉर, यहाँ पे फिर से दोबारा लिख दे रहा हूँ,
and nor, but, और y से yet and ऐसे। सो ये कंजंक्शंस यहाँ पे एंड दिख गया हमें, मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। नेक्स्ट वी कैन टेक अ हॉर्स टू अ पॉन्ड बट वी कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। वो कहते हैं कि एक हॉर्स को हम तो पॉन्ड के पास ले जा सकते हैं बट उसे हम फोर्सफुली पानी नहीं पिला सकते हैं। ये भी कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि हमारे पास कंजंक्शन है बट इस लिस्ट में है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसमें दो क्लॉजेस जरूर है, एक हो गया वी कैन टेक अ हॉर्स टू अ पॉन्ड और दूसरा हो गया वी कांट मेक इट ड्रिंक। अब ये क्लॉज है, कैसे? क्लॉज के लिए 3 पॉइंट्स क्या थे? 3 पॉइंट्स ये थे कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज अ फाइनाइट वर्ब एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहां देख लो, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें फाइनाइट वर्ब है, मोडेल्स फाइनाइट वर्ब में ही आता है और एक सेंटेंस का पार्ट बनता, मतलब सेंटेंस यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हुआ और ये जो है पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है। ये कैसा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ये भी एक क्लॉज है। इसे भी क्लॉज कहने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अंदर पॉइंट्स क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, फाइनाइट वर्ब है और ये जो है पूरे सेंटेंस का हिस्सा बना, इसलिए ये भी एक क्लॉज हो गया। कैसा क्लॉज है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ। जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वो हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे। एक और हम देखते हैं कि हाँ, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। इसमें भी दो क्लॉज, ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट। कंजंक्शंस येट देख लो, येट यहां पे है ना, तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लॉज है, फिर से चेक करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, इस फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका पास्ट टेंस होता है और इस फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इसमें एक फाइनाइट वर्ब हो गया और ये जो हो गया पूरा सेंटेंस का हिस्सा बना, इसलिए क्लॉज हो गया। ये भी एक क्लॉज है क्योंकि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है और ये भी, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है और ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा बना, इसलिए क्लॉज है। कैसा क्लॉज है ये? कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ। तो 3 सेंटेंसेस हमने देख लिया जिसमें ये जो है कंपाउंड सेंटेंस। एक और देख लेते हैं कि नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। ना तो हम किसी को उधार दें और ना हम किसी से उधार लें। नॉर इस लिस्ट में है यहाँ पे, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये जो है ये सेंटेंस, ये जो फ्रेज है, ये जो कोटेशन है, ये विलियम शेक्सपियर साहब का जो हैमलेट ट्रेजेडी है उसमें से लिया गया है। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं और इसके साथ ही जो है सेंटेंस का जो हमने सफर शुरू किया था, ये जो पार्ट सेंटेंस का हम कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख रहे हैं, ये जरूर थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सेंटेंस का, बट है तो सेंटेंस का हिस्सा। अब ये सेंटेंस जो थर्ड सेंटेंस रह जाता है वो हो जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं जटिल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 क्लॉजेस थे। कैसे क्लॉजेस थे? 2 क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक, दोनों इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक, एक इंडिपेंडेंट होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट हो गया, वो हो गया आश्रित होगा, वो हो गया सहायक होगा, उसके मीनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और यहाँ भी ये जो है सबऑर्डिनेट, यहाँ भी एक कनेक्टर्स चाहिए, कंजंक्शंस चाहिए, तभी तो 2 क्लॉजेस जुड़ेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। बस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाता है डेफिनेशन? 2 क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक
और ऑर्डर, मतलब इसमें दो क्लॉजेज होंगे और दोनों अनइक्वल रैंक हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरा डिपेंडेंट हो जाएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये यहाँ पे मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ पे कनेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को जोड़ेगा कौन? यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बड़ा मिलता जुलता नाम है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन टाइप्स का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये फिर से मैं एक बार मेंशन करता हूँ कि क्लॉज जो होता है और नॉन फाइनल वर्ब जो होता है ग्रामर के चैलेंजिंग टॉपिक, सबसे चैलेंजिंग टॉपिक्स में से है। यहाँ पर इसको हम ऊपर ही देख रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लॉजेस के बिना कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टडी करते हैं इसका मतलब हम क्लॉजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज स्ट्राइक द आयरन, इट इज हॉट सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो यहाँ पर जरूर एक बात हम देख लें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो देख लिया फैन बॉय के माध्यम से। यहाँ पर जरूर हम इस बात को देख लें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे दिखते हैं, कैसे होंगे। तो कैसे पहचानें? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम था कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ना कंपाउंड सेंटेंस में, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हम फैन बॉयज देखे वो और कुछ और भी होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अगर ये हम समझ में आ गया तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो क्लॉज जो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, इसका मतलब सेंटेंस कंपाउंड हो गया। और जो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या क्या होता है? इफ, वेदर, दैट, और जितने भी WH वर्ड्स हमने देखा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, वो क्या क्या? हु, whom, whose, which, that, और how, where, when, why। ये जो कनेक्टर्स हैं ये सबऑर्डिनेट कनेक्टर्स के पहचान है। और इसमें क्या क्या आते हैं? कुछ कंजंक्शंस जो कि टाइम्स के बारे में बताते हैं वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, जो टाइम्स का उल्लेख करते हैं, जो कंजंक्शंस टाइम्स के बारे में बताते हैं। और इसमें क्या आते हैं? प्लेस, जो प्लेस के लिए आए, और पर्पस के लिए आए, और कंडीशन शर्त को लेकर आए, और कंट्रास्ट जो विरोधाभास दिखाए वैसे कनेक्टर्स, और कंपैरिजन जो तुलना करे वैसे कंजंक्शन, और कॉज मतलब कारण, रीजन, और रिजल्ट, और मैनर। तो ये सारे सेंस को लेकर जो
कनेक्टर्स होते हैं टाइम के लिए, जो कंजंक्शंस होते हैं प्लेस के लिए, जो कंजंक्शंस होते हैं पर्पस के लिए, जो कंजंक्शंस होते हैं कंडीशन के लिए, जो कंजंक्शन होते हैं कंट्रास्ट के लिए, जो कंजंक्शंस होते हैं कंपैरिजन के लिए, कंट्रास्ट रिजल्ट के लिए, कॉज के लिए, मैनर के लिए, और ये सब होते हैं कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल है ना, व्हाइल कैसा कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब ये डिपेंडेंट हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट, इसलिए हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और देखते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जिंदगी है तब तक आस बनी हुई है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया एज लॉन्ग एज, देखिए क्योंकि कनेक्टर से शुरू हुआ है ना। एज लॉन्ग एज कैसा कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस जो कि टाइम्स के बारे में बताता है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके साथ जो क्लॉज जुड़ गया ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, चूंकि ये डिपेंडेंट हो गया इसके ऊपर इसलिए अनइक्वल रैंक का हो गया, इसलिए हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर पीला दिखने वाला वस्तु पदार्थ जो होता है वो सोना नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा दैट, देखिए दैट है यहाँ पे कनेक्टर, दैट इट लिस्ट में है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। दैट ग्लिटर्स ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड ऑल इज नॉट गोल्ड ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों क्लॉज अनइक्वल रैंक का है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, ही laughs बेस्ट हु laughs लास्ट। कहते हैं ना कि जो सबसे लास्ट में हंसता है, जो अपने काम को कर लिया, मेहनत करने के टाइम में मेहनत कर लिया, तो उसको एक वक्त आता है जब वो चीज़ों को सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, और स्टार्टिंग में आपने सेलिब्रेट कर लिया और काम करने के टाइम में काम नहीं करा तो बाद में तो फिर रोना ही है। सेंटेंस क्यों गई, ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। हु है यहाँ पर, हु यहाँ पर आपके पास है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और बाकी क्लॉज जो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एक और देख लेते हैं दो सेंटेंसेस कुछ, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हो गया, आई एम वॉट आई एम, आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूं मैं हूं। इसमें वॉट है, वॉट कनेक्टर है आपके पास, वॉट नहीं था, यहां पे वॉट आप ऐड कर लें, वॉट होता है। तो वॉट कैसा कनेक्टर हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और लिख लेते हैं कि लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जिंदगी वैसे ही बन जाता है जैसे हम उसे बनाते हैं। व्हाट कनेक्टर कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस को या क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो डिपेंडेंट होता है, और दूसरा क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ सेंटेंसेस। तो इस तरीके से सेंटेंस का सफ़र शुरू हुआ, और जो मेरा दिन की शुरुआत और जो मेरा वीडियो का दिन का जो अंत होता है वो ज़रूर इस एक वाक्य में शुरू उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि देश ही सर्वोपरि है, देश सर्वप्रथम है। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।